नमस्ते दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। ये दूसरा प्रोग्राम है और हम यहाँ काटरबोन के कायाकल्प आयुर्वेदिक सेंटर में हैं। यहाँ से हमने ये पहला प्रोग्राम जो प्रस्तुत किया था, आपने देखा होगा प्रोग्राम, उसमें हमने बताया कि जो लोग जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जिन लोगों को टेंशन है और इससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, तो हम लोगों ने बताया कि कैसे आप शिरोधारा द्वारा इसे आप राहत पा सकते हैं। फिर जिन लोगों को दर्द है, कमर दर्द है, पैरों में दर्द है, छाती का दर्द है, तो कैसे आप स्वेदन पोटली द्वारा इसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हम फिर एक और आयुष प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं कायाकल्प आयुर्वेदिक सेंटर से। और आज इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को बताएंगे, बहुत से लोग जिनके वज़न ज़्यादा है वो बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी जीवन शैली अनियमित हो या खान पान में असंतुलित हो। तो ऐसे लोग जो है डाइट करते हैं या जिम जाते हैं, लेकिन इसे आप निजात नहीं पा सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या निदान है। आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। और सबसे ज़रूरी बात है, महिलाएं जो खूबसूरत दिखना चाहती है, जिन लोगों के चेहरे पर रिंकल है, ब्लैक स्पॉट्स है, छाया है, इनसे कैसे आप दूर कैसे कर सकते हैं, आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। तो आप देखते रहिए आयुष प्रोग्राम। पिछले एपिसोड में जैसे हम लोगों ने शिरोधारा और पोटली के बारे में बात किए थे, इस बार हम लोग सौंदर्य के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में सौंदर्य जो शब्द है, इसके लिए एक श्लोक है, रूपम गुणम वयस्त्यागम शुभांगम सौंदर्यम इति कारणम। इसमें 3 चीज़ें हैं जो सौंदर्य के लिए, रूपम, गुणम और वयस्त्यागम। जो रूपम है, इसका मतलब होता है बाहरी सौंदर्य, जैसे कि एक्सटर्नल ब्यूटी। गुणम मतलब इनर ब्यूटी होती है, जिसका जैसे कि आपकी अंदर की हेल्थ है, इनर हेल्थ है। और वयस्त्यागम दैट इज़ लास्टिंग ब्यूटी। जो रूपम है, जिसका आज बताएंगे, जो है एक्सटर्नल ब्यूटी। जैसे कि कई लोग चाहते हैं कि एक्सटर्नली जो हैं कुछ स्किन के लिए एप्लीकेशन करें, जैसे कि नरिशिंग चीज़ें होती हैं जो आपकी जो स्किन के लिए बाहर से हम लगाते हैं, और कई सारे चीज़ें हैं जो आपकी स्किन की जो टेक्सचर जो है वो काफ़ी शाइनिंग करने के लिए काफ़ी सारे जो है बाहर से जो है कुछ क्रीम्स, इवन जो ऑयल्स हैं, आयुर्वेदिक में जो ऑयल्स के बारे में बताए गए हैं, ब्यूटी ऑयल्स। आउटर स्किन जो होती है वो बेसिकली इट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर इनर हेल्थ, जिसके लिए हम कहते हैं इनर ब्यूटी। इनर ब्यूटी एंड इनर हेल्थ, they both are depending on each other, the outer skin and as well as the inner health. अगर आपकी अंदर से आपका हेल्थ अच्छी है और आप चेयरफुल है, आपकी माइंड की अवस्था, जिसकी मन की अवस्था कहते हैं, आजकल लोग तनाव में रहते हैं, कुछ लोगों को एंग्जाइटी की बीमारियां रहते हैं, ये सारे चीज़ें जो हैं आपकी जो स्किन में व्यक्त हो जाता है, जो बाहर की सौंदर्य में। तो इसीलिए पहले इनर ब्यूटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें मन की प्रसन्नता और आपकी जो खान पान, आयुर्वेद में जो कहते हैं दिनचर्या का पालन करना, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं। और वयस्त्यागम, वयस्त्यागम मीन्स लास्टिंग ब्यूटी। जो आजकल जो है लोग यंग लगना चाहते हैं, दैट इज़ टिल दे आर ओल्ड ऑल्सो, लेकिन दे वॉन्ट टू लुक यंग एंड द स्किन वॉन्ट्स टू बी रेजुविनेटेड एंड दे वॉन्ट टू गेट द स्किन रिन्यूड. They want to feel like young, and they want to feel like as if their skin is not wrinkled, and they want to have a kind of young beauty. For that also Ayurveda has mentioned. आयुर्वेद में ये चीज़ बताया गया है कि जिसकी नाम है रसायन, जो आयुर्वेद के चिकित्सा है। रसायन चिकित्सा जो होती है, कुछ ऐसे जो चीज़ होते हैं जो आयुर्वेद में जो कुछ डिटॉक्सिफिकेशन है, जैसे कि आपके अंदर से जो है ब्यूटिफिकेशन के लिए पहले भीतर से जो टॉक्सिन्स हैं
उसको पहले रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पंचकर्म की बहुत ज़्यादा इसमें महत्व होता है। आयुर्वेद में जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं उसमें एक श्लोक आता है, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका मतलब होता है जो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, बैलेंस स्टेट ऑफ द physically, that is doshas, that is three doshas, vata pitta kapha, and samadosha samagni, that is equilibrium state of the digestion, and also malakriya, that is the elimination of the toxins, like we say three malas in Ayurveda, and also there is a prasanna atmendriya manaha. अभी हम लोग जो है मुखलेपम जो ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, वो करने जा रहे हैं। जो पहले हम शुरू कर रहे हैं जो त्वचा की शोधन के से शुरू करते हैं, जिसमें हम आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो शोधन की जो प्रोसीजर है हम लोग शुरू कर दे रहे हैं। जो हम त्वचा की जो है अभी हम लोग जो है शोधन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक हम चूर्ण यूज़ कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे मिक्स्ड है, इसमें रक्तचंदन ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो है त्वचा की जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव करता है। साथ में जो पोर्स होते हैं, जो स्किन की जो छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं वो सब क्लेंज हो जाते हैं। कई बार जो है स्किन जो होती है जब एक्सपोज होती है, काफ़ी सारे जो रंध्र होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि टॉक्सिन्स होते हैं, जो डस्ट है, इवन जो बाहर की जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो प्रदूषण है, वो सब चीज़ें जो है स्किन में एक तरीके से टॉक्सिन्स के रूप में रह जाते हैं। जो स्किन की जो शोधन होना बहुत ज़रूरी है, इसको क्लेंजिंग जो कहते हैं। कई बार हम लोगों को समय नहीं मिलता है कि हम रोज़ हम लोग जो है स्किन को डीप लेवल में क्लेंस करें। सबसे अच्छी तरीका होती है जो घर में जो पानी होती है, वार्म वाटर, उससे अगर आप 2-3 बार, अगर आपको जब भी समय मिलता है, अगर आप इस तरह से स्प्रिंकल कर दें तो वो भी बहुत अच्छा शोधन हो जाता है। अभी हम स्किन को एक नरिशिंग ऑयल है जिसमें काफ़ी सारे ऑयल्स हैं, जेरानियम, आलमंड, many oils we used in this। ये बहुत अच्छा नरिश करता है स्किन को। स्किन की जो मॉइस्चर होती है, कई बार आप धूप में ज़्यादा रहते हैं तो मॉइस्चर जो है कम हो जाता है। जो स्किन के लिए मेनली ज़रूरत है मॉइस्चराइजेशन। और हमेशा जब भी ये जो फेशियल करते हैं, बोलते हैं कि जो फेस में जो मसल्स होते हैं उसकी जो सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए जब भी फेशियल करते हैं एक तरीके से नरिशमेंट ज़्यादा मिल जाती है फेस को। अब हम लोग इस सब चीज़ें जो अभी लगाए थे सब साफ़ कर दे रहे हैं। आयुर्वेद में कहते हैं जो भी हम लोग ये जो फेशियल ऑयल यूज़ करते हैं ये काफ़ी डीप तक चला जाता है। जो स्किन की जो डर्मिस और एपिडर्मिस इवन काफ़ी भीतर चला जाता है, जो नरिश करता है हर मसल्स को। इवन आपकी जो स्किन की जो बाहर की जो डर्मिस की जो सर्कुलेशन होती है, कैपिलरीज हैं, जो स्निग्ध द्रव्य होते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं जो स्नेह जो होता है वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हर छोटे छोटे रंध्र से वो भीतर तक जो है उसकी नरिशमेंट हो जाती है। इसीलिए आयुर्वेद में स्नेह का बहुत बड़ा प्रामुख्यता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है आप बाहर से जब भी आप नरिश करना चाहते हैं स्किन को, हमेशा जो है ब्यूटी ऑयल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है कंपेयरिंग टू अदर थिंग्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है। जो तेल होता है, इवन आप देखे होंगे कई बार कपड़े में भी एक तेल गिर जाता है, वो निकालना मुश्किल हो जाता है। वो इतनी सूक्ष्म होता है तेल कि वो बहुत भीतर तक जो है वो चला जाता है।
इस तरह से जो है बॉडी की जो स्किन की जो नरिशमेंट है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटी ऑयल से ही होता है। अभी हम आप देख सकते हैं कि उसको हमने निकाल दिया था और अभी हमने फेशियल मास्क लगाया है। फेस मास्क जो होता है, जो मुखलेपम की जो मुख्य जो उसकी जो मेन प्रोसीजर है, जो ये हमेशा जो है माहीन पाउडर होता है, हमेशा इसकी जो पाउडर की थिकनेस होती है शुड भी बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए। और ये जब भी आप लगाते हैं इट विल बी डिपेंडिंग ऑन वात पित्त कफ के अनुसार उसकी जो पाउडर का हम लोग लेते हैं। और ये हमेशा जब लगाते हैं तो आइज़ के पास नहीं लगाते हैं। जो ये मास्क होता है ये काफ़ी सारे जो टॉक्सिन्स होती है जो फेस की और एक्सेस ऑयल जो होती है जो उसको सब एब्जॉर्ब करती है। और जो नॉर्मल सपल स्किन जो कहते हैं, जो नॉर्मल स्किन के लिए अभी जब भी हम लोग मुखलेपम लगाते हैं तो उसको 15 मिनट्स तक हम लोग जो है छोड़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा सूखना नहीं चाहिए। जब भी मॉइस्ट रहती है उसी समय में हम इसको निकाल देते हैं, क्योंकि जब बहुत सूखता है तो ये स्किन की जो कई ब्यूटी ऑयल्स होते हैं वो भी वो लोग वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो 15 मिनट्स नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव द फेस मास्क। हमारे पास जब भी आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट होती है इसमें ज़्यादातर जो लोगों को ब्यूटी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि एक्ने हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा जो यवन पीढ़ी का जिसको हम कहते हैं कि जो एक्ने है, और काफ़ी लोग जिनको मुख में जैसे कि सन स्पॉट्स होते हैं और जो लोगों को रिंकल्स होते हैं, जो वो लोग ज़्यादा हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आते हैं। हमेशा जो है स्किन के लिए स्टीमिंग बहुत ज़रूरी है। जो स्टीमिंग है एक तरीके से ये पोर्स को खोल देता है और इसकी जो टॉक्सिन्स है वो बाहर आ जाते हैं। और आयुर्वेद में कहते हैं कि जो स्वेद है एक तरीके से एक एक्सक्रीटरी पार्ट है, जो हमेशा जो है वो उसको निकालना जो ऑब्स्ट्रक्टेड रहती है। जो मुखलेपम है वो 3 स्टेजेस में हमने कर दिए। पहले था हमने शोधन किया, स्किन की क्लेंजिंग हुई, उसके बाद में स्किन की नरिशिंग किए जिसमें हम ब्यूटी ऑयल्स यूज़ किए थे काफ़ी सारे। उसके बाद में फेस मास्क जिसकी हमने बताया कि उसकी जो ट्रीटमेंट है 15 मिनट्स तक, टोटल इसकी आवर्स थी 45 मिनट्स तक। अभी आप देख सकते हैं कि स्किन में लश्चर जो है वो आप देख सकते हैं और काफ़ी जो है स्किन साफ़ हो गया है। लेकिन आप जैसे हमने पहले भी बताया था कि जब तक आपके अंदरूनी क्लीनिंग नहीं होगी, जिसको हम आयुर्वेद में पंचकर्म कहते हैं, ये तो बाह्य तरीके से हमने किया, और अभ्यंतर जो पंचकर्म है वो बहुत ज़रूरी होती है। और साथ में आपकी खान पान, जो आपकी आहार है, अगर आपने फ्रेश वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, अगर आपने मतलब आपकी जो खान पान टाइम पे आप भोजन लेते हैं और घर का बना हुआ और वार्म फूड होती है, उसकी जो है वो सब कुछ जो है स्किन में एक तरीके से लस्टर के रूप में आ जाता है। अब चलिए हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर विपुल आनंद जी से, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, और थोड़ा अपने अनुभव, क्योंकि 20 साल से वो इस क्षेत्र में है, थोड़ा अपने बारे में और उनके अनुभव के बारे में वो डॉक्टर जी बात करेंगे। डॉक्टर विपुल आनंद जी, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, जो औषधि है, जो दवाई है, वो उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, थोड़ा सा आप इस पर बात करें। साइड इफ़ेक्ट जो ये वर्ड है, ये इसको समझना ज़रूरी है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एडवर्स इफ़ेक्ट, एडवर्स रिएक्शन हो गया बॉडी में, कोई एलर्जिक रैशेस हो गए या जो है कोई ऐसी चीज़ हो गई कि लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आयुर्वेद की कोई दवा ले ली और एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, जैसा कि कई और दवाओं में हो जाता है कभी कभी, बहुत रेयरली, तो आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट का शब्द आता है, तो साइड इफ़ेक्ट तो मैं ये कहता हूँ हमेशा कि अगर भोजन भी अगर ढंग से नहीं लिया या आपके लिए वो ठीक नहीं है, सूट नहीं कर रहा है, तो वो भी नुकसान कर सकता है। तो इस हिसाब से कुछ ऐसे औषध होते हैं, आयुर्वेद में कई तरीके के औषध बताए गए हैं। आयुर्वेद में ये भी बोला गया है कुछ तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती हैं, तो जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन हैं उनको डॉक्टर के परामर्श के बिना नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि डॉक्टर उसकी डोज को डिसाइड करेगा। अगर आप खुद अपने आप से ले लेंगे या कोई भी चीज़ बाज़ार में ऐसे कहीं पता चल गया कि ये जॉइंट पेन के लिए है, सीरियस बीमारियों के लिए कोई चीज़ है या किडनी के लिए, मैंने बहुत देखा है कई पेशेंट हैं जो हमारे यहाँ कई बार फ़ोन भी आ जाते हैं कि भाई डायलिसिस बताया है पेशेंट को, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसी दवा मिल जाए। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि एक आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श लेके सही तरीके से अगर दवा लेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं उसकी टेक्निकलिटीज़। क्योंकि एक ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रकार की औषध है, आयुर्वेद में अनेकों, मतलब मैं आपको बताऊं तो हज़ारों से भी ऊपर की संख्या में योग हैं बताए गए हैं। जो योग का मतलब होता है फॉर्मुलेशन। और दूसरी एक चीज़ आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये जब बात करते हैं दवा की, आयुर्वेद की दवा के बारे में, तो होता क्या है कि अब जैसे करेला है, ठीक, तो करेला तो हम सब्ज़ी में भी खाते हैं। अब जब हम उसे सब्ज़ी में खाते हैं तो वो तो सब्ज़ी की तरह हो गया, आहार हो गया। वही उसकी मेडिसिन भी बनती है करेला की, तो वो औषध हो गया, मेडिसिन हो गया। तो आयुर्वेद में इसको पूरी तरीके से समझाया गया है। आहार यानी कि आहार के बारे में कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है। आहार के बारे में यह है कि भाई आप उसे एज ए फूड लेते हैं तो उसका अपना एक तरीका है कि भाई आपको आज कोई एक सब्ज़ी ली, फिर कल कुछ और लिया, या कुछ भी इस तरीके से आपने भोजन किया। लेकिन जब वही चीज़ औषध बन जाती है तो उसमें चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि उसमें कुछ निर्देश आ जाते हैं, कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में इसके 4 चीज़ें बताई गई हैं कि जब भी कोई औषध है तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है मात्रा, डोजेज। जैसे आपने साइड इफ़ेक्ट की बात की ना, तो कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे। कई लोग क्या करते हैं, वो कूट पीस करके वो काढ़ा बना के पी लेते हैं। कई चीज़ें होती हैं तो कॉम्प्लिकेट कर सकती है, क्योंकि उसकी मात्रा निर्धारित नहीं है, आपको पता नहीं है कि उसकी मात्रा कितनी है, डोजेज। ऐसे ही फिर दूसरा आता है अनुपान। अनुपान में हम ये कहते हैं कि किसके साथ लेना है तो आराम करेगा। तो कोई भी दवा, कोई हम बोलते हैं कोई शहद के साथ लो, गर्म पानी के साथ लो, शीत, कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो अगर ठंडे पानी से अगर आप लेंगे और गर्म पानी से लेंगे तो दोनों में विपरीत यानी कि ऑपोजिट इफेक्ट आता है। तो अगर आपने कोई चीज़ गलत तरीके से ले ली तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट आ जाएगा। तो इसमें आ गया आपका कि इसकी मात्रा। फिर होता है निर्देश। निर्देश का मतलब है कि क्या इंडिकेशन है या नहीं, ये मेडिसिन आपके लिए इंडिकेटेड है या नहीं है। और फिर जो चौथा आता है उसको बोलते हैं योग, फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है कि ये अनेक द्रव्य बन के मिल के एक योग बनाया जाता है, एक फॉर्मुलेशन बनता है। तो वो चिकित्सक को पता होता है। जैसे अब आप नीम की बात करें, करेले की बात करें, तो अगर आप इंडिविजुअली उसको यूज़ करेंगे तो कुछ लोगों में, जैसे हम कहते हैं कि नीम जो है वात की वृद्धि करता है, यानी कि शरीर में रुक्षता लाता है। वैसे तो नीम की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, बहुत ही महाऔषध है नीम। लेकिन अगर चिकित्सक देखेगा कि ये रोगी जो है वात से ग्रसित है, तो वहाँ पे वो नीम का प्रिकॉशनरी प्रयोग करेगा, या फिर क्या ऐसा फॉर्मुलेशन ढूंढेगा जिसमें नीम भी हो और भी अनेक प्रकार के ऐसे औषध हों जो उसके नेगेटिव इफेक्ट को बैलेंस करें। तो यहाँ ये टेक्निकलिटीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आनंद जी, हमें बताएं, आयुर्वेद में कई ऐसे इलाज हैं, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसे पूर्ण रूप से इलाज किया जा सकता है। देखिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेद से हम हर चीज़ ठीक कर सकते हैं, ठीक है, ये कहना गलत होगा। कहना ये चाहिए कि हर एक की अपनी हर एक चिकित्सा पद्धति की अपनी कुछ एक लिमिटेशन भी होती है। अब जैसे इमरजेंसी कोई चीज़ हुई, इमरजेंसी में हार्ट अटैक आया किसी को, तो उस समय आयुर्वेद औषधि तो नहीं देंगे ना, फ़ौरन पेशेंट को लाइफ सेविंग मेडिकल मैनेजमेंट किया जाएगा। उसकी सारी जो मेडिकल की जो चीज़ें होती हैं वो देखी जाएंगी, इमरजेंसी में एडमिट किया जाएगा, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। लेकिन आयुर्वेद कहाँ पे काम करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं बॉडी में, बहुत सालों से चली आ रही हैं, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इस समय नहीं है,
या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होके बच चुके हैं, जैसे हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक के बाद पेशेंट बच गया, तो अब आगे वो ना हो या तकलीफ़ें ना हो, तो इसको कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। प्रिवेंटिव के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां मैं कहता हूं कि क्यूरेटिव एस्पेक्ट बहुत है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें देखना है। आज जो विश्व चल रहा है, इसमें हमारी साइंस ने भी बहुत तरक्की की है। पूरी दुनिया में जो है हर तरीके की मेडिसिन और बहुत ही सुपर स्पेशलाइजेशन भी आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो पेशेंट हैं वो कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ऐसा मिसिंग लिंक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मिसिंग लिंक है, कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, कहीं साइड इफ़ेक्ट से परेशान हैं, और कहीं ये हो रहा है कि भाई जैसे दर्द है तो पेन किलर ले लिया तो ठीक हो गए, और जहाँ छोड़ दिया तो फिर से वही दर्द शुरू हो गया वापस। तो जैसे हमारे क्लिनिक में ही है कि हम लोग उस तरीके के पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं जो परेशान हैं, ट्रीटमेंट करा के हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशंस जो क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे मैं उनके कुछ नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस में इस तरीके की कंडीशन होती है, जॉइंट में पेन होते रहते हैं, तो इसमें आयुर्वेद का एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है और ट्रीटमेंट भी है, और बहुत अच्छा क्योर भी है इसमें अर्ली स्टेजेस में। बैक पेन्स हैं, बॉडी पेन्स हैं, जॉइंट पेन्स हैं, तो इस तरीके की चीज़ों में आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है वो उसमें ऑलमोस्ट क्योर हो जाता है, और डिपेंड करता है कि मेडिकल कंडीशन किस स्टेज पे पेशेंट आया है। आप समझ रहे हैं ना? तो अगर अर्ली स्टेज में है तो पूरी तरह क्योर हो जाता है, लेट स्टेज में है तो फिर एडजुवेंट थेरेपी के रूप में एक लाइफ रिलीविंग, एक तरीके से आपकी लाइफ को कंफर्ट रहे, मतलब आदमी या व्यक्ति जो है वो दुखी ना रहे कि मैं सिर्फ, क्योंकि कई बार क्या होता है पेन किलर ले लेके, सारी दुनिया को पता है कि ज़्यादा पेन किलर लेते हैं तो गैस्ट्राइटिस जैसी चीज़ें हो जाती है, किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। तो उनको कम करते हुए धीरे ग्रेजुअली आयुर्वेद के जो ट्रीटमेंट्स हैं, थेरेपीज़ हैं और मेडिसिन्स हैं, उनको यूज़ करके उनको आराम मिलता है। आज आयुष प्रोग्राम में हमने आप लोगों को बताया कि कैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ और खूबसूरत सुडौल बनाए रखें। अब चलिए हम उद्वर्धन कैसे किया जाता है और इससे क्या लाभ होता है। जैसा ये देख रहे हैं आप, इस थेरेपी को हम बोलते हैं उद्वर्तन। तो उद्वर्तन जो थेरेपी है ये 2 शब्दों से बना है। ऊर्ध्व का मतलब होता है अपवर्ड। तो इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक मसाज होता है, एक रबिंग काइंड ऑफ मसाज होता है। जो वर्तन जो शब्द आता है इसका मतलब होता है स्क्रब, यानी उबटन। तो ये एक तरीके की स्क्रबिंग है यूनिडायरेक्शनल। इसमें ज़्यादातर जो है नीचे से लेके ऊपर तक अगेंस्ट द हेयर्स जैसे जिस डायरेक्शन में होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक तरीके का घर्षण पैदा करते हैं, फ्रिक्शन कॉज करते हैं, हीट जनरेट होती है इससे। और साथ में जो स्टबर्न फैट होता है, एरियाज़ जैसे बेली है, थाइज़ हैं, और तो ये जो आप थेरेपी देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण थेरेपी है। जो हम आयुर्वेद ओबेसिटी या आयुर्वेद में वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसका एक पार्ट है ये। होता क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा जब आप वेट लॉस की कोशिश करते हैं तो कुछ एरियाज़ ऐसे रह जाते हैं बॉडी के जहाँ से वेट नहीं जाता है, जल्दी नहीं जाता है, जैसे बेली है, थाइज़ हैं, बटक्स हैं, और इस तरीके के जो एरियाज़ हैं उसमें फ़ैट का डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो जाता है, और एक कंडीशन होती है जैसे सेल्यूलाइट जिसे बोलते हैं, ऐसे धारियाँ पड़ जाती हैं थाइज़ में, और इस तरीके के जहाँ ज़्यादा फ़ैट होता है। तो इन सब चीज़ों में जो इस तरीके की कंडीशंस होती हैं इसमें उद्वर्तन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही प्राचीन आयुर्वेद का एक थेरेपी है। और ऊर्ध्व मतलब ये 2 शब्दों से बना है। ऊर्ध्व मतलब अपवर्ड। तो आप देख रहे हैं जैसे ये हो रहा है, इसमें थेरेपिस्ट ऊपर की तरफ बालों के, जैसे बाल हैं, बाल नीचे की तरफ होते हैं, तो बालों के ऑपोजिट आप ध्यान से देखिएगा,
और इसको पैर से ही शुरू किया जाता है क्योंकि ये एक तरीके का स्टिमुलेशन करता है। तो भले ही वहाँ पे फैट हो या ना हो, लेकिन स्टिमुलेशन स्टार्ट करने के लिए हमेशा पैर से इसको शुरू करते हैं। फिर पूरी बॉडी के जहाँ जहाँ एरियाज़ हैं, पूरी बॉडी का ही ये किया जाता है क्योंकि इसमें एक तो ब्लड सर्कुलेशन खुल जाता है और सबक्यूटेनियस फैट जो होता है, यानी कि एक तरीके का लिम्फेटिक ड्रेनेज भी है इसमें, और साथ में सबक्यूटेनियस फैट को मेल्ट करने के लिए एक तरीके की हीट प्रोवाइड की जाती है, घर्षण किया जाता है, फ्रिक्शन किया जाता है। तो जब वो फ्रिक्शन पैदा होती है तो उससे स्टिमुलेट होता है ये सबक्यूटेनियस फैट, और फिर इस प्रोसीजर को हम लगातार करते हैं और एक तरीके का घर्षण पैदा होता है। और इसमें ये चीज़ जानना चाहिए कि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो इसके घटक होते हैं, जो उपटन बनाया जाता है, जो स्क्रब बनाया जाता है, वो इस तरीके के ग्रेन्स होते हैं उसमें, जिनका फैट रिड्यूसिंग इफेक्ट भी होता है। आज मैं इधर आई उर्वरटम थेरापी के लिए। बहुत हल्का फीलिंग हो रही है, मेरे अच्छा फील हो रही हूँ, लाइट है और वेट लॉस के लिए है ये ट्रीटमेंट। आज आयुष प्रोग्राम में हमने आप लोगों को बताया कि कैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ और खूबसूरत सुडौल बनाए रखें। इसके लिए मुख लेपम हमने आप लोगों को बताया, फिर उद्वर्धन कैसे किया जाता है और इससे क्या लाभ होता है। तो हम कहेंगे आप आयुष प्रोग्राम देखते रहिए, इससे आपको बहुत जानकारियाँ मिलेंगी। तो डॉक्टर संगीता आनंद जी और डॉक्टर विपिन आनंद जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम में रुचि दिखा रहे हैं। तो एक और एपिसोड लेकर हम फिर आएंगे। आयुष प्रोग्राम देखते रहिए। हमारी ओर से नमस्ते।